मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़ने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हर एक लॉ स्टूडेंट को एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना चाहिए। आज का ये लेक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। प्लीज़ अपना पेन और रजिस्टर तैयार कीजिए और साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे लगभग वो सारे टॉपिक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक हैं ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, माइनस लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ के स्टूडेंट्स को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्ज़ाम में वो लिखें कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। तो याद रखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में रिलेटेड टू क्वेश्चंस बैकग्राउंड, यानी कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उसकी नेचर, डेफिनेशन और उसके क्या फीचर्स हैं उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट या सेकंड पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना चाहिए, यानी कि हमें एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद हमें ग्राउंड्स लिखने चाहिए। फोर्थ पार्ट के अंदर हम रेलेवेंट केस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट पार्ट या लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो है हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हमारे आंसर का क्या कंक्लूजन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनमें से किसी भी चीज़ को एक लॉ स्टूडेंट को मिस नहीं करना चाहिए। अगर ये इन पांचों बातों का ध्यान क्वेश्चन में रखेगा तो उसके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। हमारा फर्स्ट केस लॉ है कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला इस केस के अंदर प्लेंटिफ हैं और जबकि गौरी दत्त डिफेंडेंट। 1913 का ये केस है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है। गौरी दत्त जो इस केस में डिफेंडेंट थे, उनका नेफ्यू उनके घर से गायब हो गया, तो उन्होंने लालमन शुक्ला यानी कि इस केस के प्लेंटिफ को, जो उनके यहाँ मुनीम का काम करते थे, उसकी खोज में भेजा। लालमन शुक्ला जब बच्चे की खोज में गए तो उसके बाद गौरी दत्त ने कुछ हैंडबिल्स यानी कि पैम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी इस बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसे 501 रुपये का इनाम मिलेगा। प्लेंटिफ यानी कि लालमन शुक्ला को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो बच्चे को ढूंढ के वापस लेके आया और उसने गौरी दत्त को उस बच्चे को हैंड ओवर कर दिया। गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए। लालमन शुक्ला उसके बाद भी गौरी दत्त के यहाँ 6 महीने तक काम करता रहा। 6 महीने के बाद उसने गौरी दत्त के ऊपर केस कर दिया और ये कहा कि उसे प्राइज़ मनी मिलनी चाहिए। केस का निर्णय गौरी दत्त के हक में आया और ये बात निकल के आई क्योंकि लालमन शुक्ला गौरी दत्त के यहाँ काम करता था और गौरी दत्त ने उसे ये काम सौंपा था कि वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आए। लालमन शुक्ला जब बच्चे को ढूंढने निकला, उसके बाद गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट करवाई थी। इस वजह से लालमन शुक्ला को कोई प्राइज़ मनी नहीं मिलनी चाहिए। इस केस की जजमेंट में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाए जाने के लिए उसकी जानकारी और अनुमोदन यानी कि नॉलेज और एक्सेप्टेंस, इस दोनों का होना
बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि लालबन शुक्ला के जाने के बाद गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट करवाई थी, तो प्रपोज़ल की जानकारी लालबन शुक्ला को नहीं थी और ना ही उसने किसी तरीके की कोई एक्सेप्टेंस दी थी। सेकंड केस लॉ रिलेटेड है ऑफर इन एन एडवर्टाइजमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्पोक बॉल्स कंपनी। 1893 का ये केस है, क्वींस बेंच का 256 CA। फैक्ट ऑफ द केस के बारे में हम देखते हैं। एक कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट करवाया कि कोई भी पर्सन अगर उनकी कार्बोलिक स्मोक बॉल से स्मोक लेता है दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक, तो उसके बाद उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। कंपनी ने ये प्रॉमिस किया कि अगर ये स्मोक लेने के बाद भी किसी पर्सन को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो 100 पाउंड इमीडिएटली उस पर्सन को पे कर देंगे। टू शो देयर सिंसियरिटी रिगार्डिंग दिस ऑफर, कंपनी डिपॉजिटेड ए सम ऑफ, यहाँ पे ये जो 1000 पाउंड्स लिखा है इसे आप 100 पाउंड्स कंसीडर कीजिएगा, विद द एलियंस बैंक। नाउ द प्लेंटिफ मिसेस लूजा एलिजाबेथ कार्लिल bought the smoke balls and used them as prescribed in the advertisement. तो मिसिस कार्लिल ने इन स्मोक बॉल्स को परचेज़ किया और उसको ठीक वैसे ही यूज़ किया जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में प्रेस्क्राइब किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी मिसिस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कंपनी पे क्लेम किया कि मुझे 100 पाउंड मिलने चाहिए। कंपनी इस पेमेंट को डिनाई कर गई। कंपनी ने कहा कि हम ये पेमेंट नहीं करेंगे। कंपनी का ये कहना था कि कोई सीरियस कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ और कंपनी के बीच में हुआ ही नहीं, यानी कि ऑफ़र की एक प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि कंपनी और मिसिस कार्लिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त एग्जिस्टेंस में आ गया था जब प्लेंटिफ ने स्मोक बॉल्स को परचेज़ करके ठीक उसे वैसे ही यूज़ किया था जैसा कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया। केस नंबर 3 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919, किंग्स बेंच 571। फैक्ट ऑफ द केस देखिए क्या है। मिस्टर बाल्फर एक सिविल इंजीनियर थे सिलोन के अंदर। श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, अब उसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। मिसिस बाल्फर वाज लिविंग विद हिम। मिसिस बाल्फर जो है ये उनके साथ रहती थी। इन 1915 दे केम बैक टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में आए। ड्यूरिंग दिस टाइम मिसिस बाल्फर डेवलप्ड रूमेटिक आर्थराइटिस। उस समय मिसिस बाल्फर को र्यूमराइड आर्थराइटिस हो गया था। उनकी डॉक्टर ने उन्हें ये एडवाइस किया था कि वो इंग्लैंड में ही रहें क्योंकि श्रीलंका का क्लाइमेट उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर बाल्फर जो है ये श्रीलंका वापस जाने लगे, तो उन्होंने ओरली प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो हर महीने 30 पाउंड अपनी वाइफ को भेजते रहेंगे। कुछ महीने तक मिस्टर बाल्फर ये पेमेंट अपनी वाइफ को भेजते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मनी को भेजना बंद कर दिया। मिसिस बाल्फर ने उनके ऊपर केस कर दिया। जब भी कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट क्रिमिनल केस के अंदर चार्जेस फ्रेम करती है और सिविल केस के अंदर इशू फ्रेम करती है। क्योंकि ये एक सिविल केस था इसलिए कोर्ट ने ये इशू फ्रेम किया, वाज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एंड मिसिस बाल्फर, कि क्या मिस्टर और मिसिस बाल्फर के बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। कोर्ट ने ये डिसाइड किया देयर वाज नो इंटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ
मिस्टर बाल्फर टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर बाल्फर की कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। केस नंबर 4, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का ये केस है। फैक्ट ऑफ द केस क्या है? धर्मोदास हैज़ mortgaged his property in favor of ब्रह्मोदत्त when he was minor। धर्मोदास ने अपनी प्रॉपर्टी ब्रह्मोदत्त के पास मोर्टगेज यानी कि बंधक रखवाई। उस वक्त धर्मोदास माइनर था। केदारनाथ वाज एजेंट ऑफ ब्रह्मोदत्त। केदारनाथ जो थे वो ब्रह्मोदत्त के एजेंट थे। धर्मोदास घोष obtained rupees 10,500 आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लोन ऑफ रुपीज़ 20,000। 20,000 रुपये के लोन में धर्मोदास घोष ने 10,500 रुपये रिसीव कर लिए। मदर ऑफ धर्मोदास रोट ए लेटर टू केदारनाथ दैट धर्मोदास वाज अ माइनर एट द टाइम ऑफ mortgage, so the mortgage instrument must be cancelled। Kedarnath told her mother to return the money। धर्मोदास घोष की माताजी ने जब ये पत्र लिखा केदारनाथ को कि धर्मोदास जो है ये माइनर था जिस वक्त उसने ये बंधक पत्र बनाया, तो इसके लिए इस बंधक पत्र को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन केदारनाथ धर्मोदास की माताजी को कहता है कि 10,500 रुपये वापस कर दिए जाएं। व्हेन द मैटर वेंट टू प्रिवी काउंसिल, जब ये मैटर प्रिवी काउंसिल के सामने पहुंचा, ब्रह्मोदत्त वाज डाइड, तो ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी थी। ब्रह्मोदत्त की वाइफ का नाम था मोहरी बीबी। मोहरी बीबी ने एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस को फाइल किया था। इट वॉज हेल्ड, ये डिसाइड किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड, अर्थात एक नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्यर्थ होता है। द माइनर हैज़ नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नाबालिग के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। अभी हमने देखा कि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज होती है। केस नंबर 5 के अंदर हम ये देखेंगे। जनरली हम देखते हैं माइनर्स एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, यानी कि नाबालिग व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरू से ही व्यर्थ होता है। Section 68 of Indian Contract Act says if a person incapable of entering into contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करता है, वो व्यक्ति माइनर की प्रॉपर्टी से अपना मूल्य वसूल सकता है। यानी कि माइनर पर्सनली तो लायबल नहीं होगा, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी अगर माइनर को कोई नेसेसरीज जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए लायबल हो सकती हैं। कुंवरलाल दरियाव सिंह वर्सेस सूरजमल माखनलाल एंड अदर्स। ये केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 14 जुलाई 1961 को डिसाइड किया था। इस केस के फैक्ट इस तरीके से हैं। द हाउस वॉज रेंटेड टू ए माइनर टू कंटिन्यू हिज स्टडीज एंड वॉज नॉट एबल टू पे द रेंट टू द ओनर। माइनर को एक घर किराए पे दिया गया ताकि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन बाद में माइनर जो है ओनर को
किराया नहीं दे पाता. It was deemed to be supply suited to necessaries to minus condition in life, and the court allowed the recovery of rent for the house. कोर्ट ने रिकवरी ऑफ रेंट को अलाउ किया इस केस के अंदर, यानी कि माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो उसका किराया चुकाने के लिए बाध्य थी, उसको किराए को वसूलने के लिए यूज़ किया जा सकता है. सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का डिफाइन करता है कंसीडरेशन को, जिसकी स्टार्टिंग इस तरीके से है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिज़ायर के जैसा होना चाहिए, यानी कि जैसा कि प्रोमिसर चाहता है ठीक उसकी इच्छा के अनुसार ही कंसीडरेशन होना चाहिए. ये केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 का केस है. इस केस के अंदर हमने देखा कलेक्टर के ऑर्डर पर दुर्गा प्रसाद ने एक मार्केट में कुछ शॉप्स बनाई थी. दुर्गा प्रसाद ने ये शॉप्स अपने खर्चे पे बनाई थी. कुछ शॉपकीपर्स ने इन शॉप को ऑक्यूपाइड किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो दुर्गा प्रसाद को जो माल भी वो अपनी दुकान पे बेचेंगे उसके ऊपर कमीशन देंगे. बाद में शॉपकीपर्स जो हैं वो दुर्गा प्रसाद को कोई भी कमीशन नहीं देते. दुर्गा प्रसाद ने शॉपकीपर्स के ऊपर केस कर दिया. इट वॉज हेल्ड दैट कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन गिवन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर rather than merely voluntarily or at the instance of some third party. तो यहाँ पे हमने देखा कि दुर्गा प्रसाद ने थर्ड पार्टी यानी कि कलेक्टर के ऑर्डर पर इन शॉप्स को बनाया था, ना कि शॉपकीपर्स के कहने पर बनाया था. ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस हैड नॉट मूव्ड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर बट सम अदर पर्सन, and it was held that the same was not a sufficient consideration to support the promise. Consideration by promisee or any other person. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है promise, इसे promisee कर लीजिएगा, PROMISEE. According to Indian law, consideration may be given by the promisee or any other person. इंडिया के अंदर कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी खुद भी दे सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है. लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर प्रोमिसी को ही कंसिडरेशन देना है. अगर कोई थर्ड पर्सन कंसिडरेशन देता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है चेन्नैया वर्सेस रमैया 1882. इस केस के फैक्ट इस तरीके से हैं. Venkat Ramaiah Guru's mother gifted her daughter a property by a gift deed on condition that her daughter to pay a sum of rupees 653 annually to her mother's brother for the legal possession of the property. तो यहाँ पे हमने देखा कि रमैया की माता जी ने अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की इस कंडीशन के साथ कि वो 653 रुपीज़ अपने मामा को हर पे पे करेंगी। रमैया ने अपने मामा, जो कि इस केस के अंदर प्लेंटिफ थे, ये प्रॉमिस किया कि हाँ मैं आपको ये पैसे दूंगी, लेकिन बाद में रमैया जो है अपने मामा को 653 एनुअली नहीं देती हैं। तो चेन्नैया जो उनके मामा हैं ये केस उनके ऊपर करते हैं कि मुझे 653 रुपीज़ एनुअली मिलने चाहिए। इसके बावजूद रमैया जो है कोर्ट में ये दलील देती है कि चेन्नैया ने कोई भी कंसीडरेशन उन्हें नहीं पे किया। कोर्ट ये बात कहती है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसी खुद भी दे सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। तो यहाँ पे चेन्नैया की सिस्टर यानी कि रमैया की जो माता जी थी, उन्होंने
कंसीडरेशन चुका दिया है। इस वजह से रमैया अपने मामा को 653 रुपीज़ देने के लिए बाउंड हैं। प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन के बाद हम देखेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक डॉक्ट्राइन है। It means that only those persons who are parties to a contract can enforce the same. खाली वो पर्सन जो एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं सिर्फ वो ही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन स्टेट्स that only a person who has provided consideration can enforce the contract and take action against it. बहुत बढ़िया केस है, डनलप न्यूमेटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं हम। डनलप कंपनी ये मोटर कार के टायर्स मैन्युफैक्चर करती थी। इट वांटेड टू मेंटेन ए स्टैंडर्ड सेल प्राइस। इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेल प्राइस जो है वो मेंटेन करना चाहा। इट एग्रीड विद इट्स डीलर नॉट टू सेल देम बिलो द स्टैंडर्ड सेल प्राइस। इन्होंने अपने डीलर्स के साथ ये तय किया कि कोई भी डीलर स्टैंडर्ड सेल प्राइस से कम कीमत पे टायर्स को नहीं बेचेगा। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड ने अपने कुछ टायर ड्यू एंड कंपनी को बेचे और ड्यू एंड कंपनी ने इन टायर्स को सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचा। इट वॉज एग्रीड बिटवीन डनलप एंड कंपनी एंड ड्यू एंड कंपनी दैट द रिटेलर शैल नॉट बी सोल्ड द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस। इफ दे सोल्ड द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस दे वुड हैव टू पे £5 per टायर इन लिक्विडेटेड डैमेजेस टू डनलप कंपनी। डनलप कंपनी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, डनलप कंपनी ने सू कर दिया और अपने राइट को एनफोर्स करवाने की रिक्वेस्ट की। सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने ये आर्ग्यू किया कि ड्यू एंड कंपनी और सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें डनलप एंड कंपनी थर्ड पार्टी है, यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। ये केस जो है ये 1915 का केस है और हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसका जो फैसला दिया था जिसमें लॉर्ड हेल्डेन ये कहते हैं that Dunlop and company could not bring an action against Selfridge and company because there was no contract between the parties। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि डनलप एंड कंपनी सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या हम ये बोलें कि ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नहीं हैं। There are some exceptions to the rule that a stranger to a contract cannot sue। अभी हमने ये जो रूल देखा जिसे हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे थे, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर जो है सू कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 2 रिलेट करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट से, जिसमें सेक्शन 10 ये बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सेक्शन 10 इस तरीके से है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो यहाँ पे हमने देखा फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है फिलहाल फ्री कंसेंट। यहाँ लिखा है कि वन ऑफ द एलिमेंट
विशिएटिंग फ्री कंसेंट इज़ कॉर्शियन। कॉर्शियन जो है ये सेक्शन 15 में एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉर्शियन इज़ द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड 1860 और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement। कॉर्शियन को हिंदी में प्रपीड़न कहा जाता है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है स्वतंत्र सहमति। प्रपीड़न किसी भी स्वतंत्र सहमति के लिए घातक होता है। किसी व्यक्ति से उसकी सहमति अपराध की धमकी देकर प्राप्त की गई हो तो वह कॉन्ट्रैक्ट को दूषित करेगी। 1889 का एक बहुत ही फेमस केस है रंगानायकम्मा वर्सेस अल्वरसेट्टी। एक जेंटलमैन की डेथ हो जाती है और वो अपने पीछे एक यंग विडो को छोड़ जाता है। रिलेटिव जो हैं उस यंग विडो को कहते हैं कि वो एक बॉय को, एक बालक को गोद ले ले, नहीं तो वो उसके हस्बैंड की डेड बॉडी को क्रीमेशन के लिए लेकर नहीं जाएंगे। विडो उस बॉय को अडॉप्ट कर लेती है और बाद में अडॉप्शन डीड को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अर्जी देती है। It was held that adoption by a Hindu widow 13 years of age was not binding on her। बाद में ये निर्णय किया गया कि एक 13 वर्ष की हिंदू विधवा को अडॉप्शन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। It is under coercion within the meaning of section 15 since any person who obstructed a dead body from being removed for cremation would be guilty of an offence under section 297 of IPC। यदि कोई व्यक्ति एक डेड बॉडी के रिमूवल में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो यह IPC की धारा 297 के अंतर्गत अपराध होगा। द एडॉप्शन वाज सेट असाइड। इस प्रकार के एडॉप्शन को या गोद को कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 रिलेटेड है ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम इंग्लिश लॉ के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ KM इंदु मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 4 मार्च 1987। फैक्ट ऑफ द केस देखेंगे हम। इंदु मेहता एक एडवोकेट थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कानपुर के अंदर प्रैक्टिस करती थी। उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर वॉइड पाई गई। It was held that the government was not entitled to recover back the fees it paid to her as the state had enjoyed the benefits of services rendered by Miss Indu Mehta। ये डिसीजन दिया गया कि गवर्नमेंट मिस इंदु मेहता से अपनी फ़ीस रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट ने इंदु मेहता की सर्विसेज एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल एंजॉय की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर केस स्टडीज़ इसी तरीके से इंक्लूड करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल का लाभ ले सकें। कानून के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।